अब आज जो है वो करना चाहते हैं वनों का प्रकार, ठीक है, और ये लास्ट है वनों से रिलेटेड, वनों का प्रकार। ठीक, तो देखो वनों का प्रकार है, मध्य प्रदेश में भी पढ़ेंगे इसे हम और भारत के साथ भी पढ़ेंगे। ठीक, तो देखो जरा सबसे पहली बात तो ये कि वनों को जो बांटा गया है, एक तो जलवायु के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। दूसरा, वनों को प्रशासनिक दृष्टि से बांटा गया है, प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर भी क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो अब अगर हम ये देखें कि जलवायु और प्रशासनिक आधार पर भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो जो जलवायु का मतलब क्या है ये मैंने समझा दिया था, ठीक है। और एक बात और पहले ही दिन हमने ये जान ली थी कि जो वन है वो पूरे भारत के वन मानसून का अनुसरण करते हैं, ठीक है। यानी जहां पर ज्यादा बारिश होगी वहां पर उस प्रकार के वन होंगे, जहां पर कम होगी वहां उस प्रकार के वन होंगे। तो वनों का जो वितरण है, वनों का जो प्रकार है वो भी भारत में अलग अलग है, क्योंकि वर्षा का वितरण भी क्या देखिए एक जैसा नहीं है। तो वनों के लिए जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी भी क्षेत्र की पर्वतीय संरचना होना, जितना ज्यादा पर्वतीय क्षेत्र होगा वहां पर उतने ज्यादा क्या होंगे, वन होंगे, ठीक है। जितना ज्यादा बारिश होगी उतने ज्यादा वन होंगे और कुल वनों की, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि जलवायु के आधार पर, तो जलवायु के आधार पर वनों को जो विभाजित किया गया है वो किया गया है काय के आधार पर, वर्षा के अनुपात के आधार पर। तो एक जो वन है वो है क्या, उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय, ठीक है। दूसरा जो वन है वो है क्या, सदाबहार वन। तीसरे जो वन है वो वन है क्या, पर्वतीय वन। चौथा जो प्रकार है वो है क्या, अनु, या फिर इनको कहते हैं बेलांचली, या फिर इनको कहते हैं मैंग्रोव वनस्पति, ठीक है। और अगला जो प्रकार है वो प्रकार है कैसा, मरुस्थलीय, मरुस्थलीय वन। और प्रशासनिक दृष्टि की अगर बात करें तो प्रशासनिक दृष्टि से जो विभाजन है वो विभाजन है आरक्षित वन, ठीक है, वो है संरक्षित वन, और वो है क्या, अवर्गीकृत वन। तो देखो प्रशासन की दृष्टि से इन तीन आधारों पर क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, उष्णकटिबंधीय वनों की। अब देखो जो उष्णकटिबंधीय वन है और इन्हें पूरा कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। अब देखो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का जो वर्षा है ये पाए जाते हैं 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्रों में, ठीक है। तो पहली बात तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की ये है कि इन्हें पर्णपाती वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने पर्णों का पात कर देते हैं जब क्या होता है, पानी की इनको कमी होती है। तो जब बारिश कम हो या पानी इनको ज्यादा चाहिए लेकिन पानी कम उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में ये क्या करते हैं, अपने पर्णों यानी पत्तों का पात यानी गिरा देते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है पर्णपाती वन, ठीक है। अब देखो जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, तो पहली बात तो ये कि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ये भारत में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा क्या है, आर्थिक उपयोग, मतलब आर्थिक उपयोग के क्या है, वन है।
मतलब सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा उपयोगी जो वन है वो कौन से है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही है। ठीक है। दूसरी बात ये कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले वन है। मतलब ये वन भारत में सर्वाधिक मात्रा में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अगर ये पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक कौन से वनों का प्रकार पाया जाता है, तो भारत में सर्वाधिक वनों का जो प्रकार है वो प्रकार है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और सबसे ज्यादा आर्थिक उपयोग के भी यही क्या है? वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है। तीसरी बात ये कि ये भारत के प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, कर्नाटक है, तेलंगाना है। इनके कर्नाटक तेलंगाना के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा मिलते हैं, तेलंगाना में भी मिलते हैं, मध्य प्रदेश में भी मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में भी मिलते हैं, झारखंड में भी मिलते हैं, पश्चिम बंगाल में भी मिलते हैं। तो ज्यादातर ये मध्य प्रदेश के मध्य में क्या होता है? भारत के मध्य में ज्यादातर ये पाए जाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब इन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को दो भागों में फिर से क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। एक तो वो क्षेत्र जहां पर 100 से लेकर कितनी, या फिर ये कहें कि 75 से लेकर कितनी 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, और एक वो जहां पर 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर क्या होती है? बारिश होती है। ठीक है। तो देखो दो तरीके से इनको और विभाजित किया गया है। अगर जहां पर बारिश 75 से लेके कितनी हो रही है तो वहां पर कहा जाता है इनको शुष्क कटिबंधीय वन, शुष्क पर्णपाती वन। और जहां पर कितनी बारिश हो रही होती है वहां पर कहा जाता है क्या? आर्द्र पर्णपाती वन। मतलब पर्णपाती वनों को और दो भागों में बांटा गया है, शुष्क पर्णपाती वन और आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है। तो शुष्क पर्णपाती वन और आर्द्र पर्णपाती वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का ही क्या है? एक उपभेद है। ठीक है। और इनमें से अगर हम देखें कि शुष्क पर्ण, अगर देखो वैसे तो पूरे वनों में सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही भारत में मिलते हैं, लेकिन अगर इनके भेद की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मिलते हैं वो है कौन से? शुष्क पर्णपाती वन। और दूसरे नंबर पर जो मिलते हैं वो है क्या? आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है। और ये जो आर्द्र पर्णपाती वन है, इन आर्द्र पर्णपाती वनों में सर्वाधिक क्या मिलती है? जैव विविधता। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी किसमें मिलती है, तो सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो जैव विविधता सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलती है? आर्द्र पर्णपाती वनों में। ठीक है। आर्द्र पर्णपाती वनों में सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। ठीक है। अब देखो जरा इन्हीं में से अगर आप मध्य प्रदेश के अंदर देखें कि मध्य प्रदेश में क्या होगा, तो देखो मध्य प्रदेश में क्या है? तो देखो मध्य प्रदेश में वर्षा कितनी होती है? लगभग 112 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में जो बारिश होती है वो लगभग 112 सेंटीमीटर होती है। तो देखो ना तो ये पाए जाएंगे क्योंकि इतनी बारिश होगी नहीं, पर्वतीय क्षेत्र ये नहीं पाए जाएंगे, लेकिन फिर ये इतने ज्यादा नहीं होंगे, ये वाले वन भी नहीं होंगे, मरुस्थलीय वन भी नहीं होंगे। ठीक है। तो ज्यादातर हमारे पास मध्य प्रदेश में जो वनों का प्रकार पाया जाता है वो प्रकार कौन सा पाया जाता है? यही प्रकार पाया जाता है। तो हम कहेंगे कि मध्य प्रदेश में भी कैसे वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जरा इसको डाल देना है। तो देखो मध्य प्रदेश में वर्षा कितनी हो रही है? 100 से लेके 112 सेंटीमीटर। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में जो वनों का प्रकार है वो वनों का प्रकार कैसा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। अब देखो ये तो बात हो गई भारत की, ये बात किसकी हो गई? भारत की। जब मध्य प्रदेश की बात आएगी तो मध्य प्रदेश में पर्णपाती वन है, इस 112 सेंटीमीटर को भी क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। ऐसे क्षेत्र जहां पर 50 से लेके 75 सेंटीमीटर बारिश हो, ऐसे क्षेत्र जहां पर 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर बारिश हो, और ऐसे जहां पर 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर क्या हो? बारिश हो। तो मध्य प्रदेश के जो वन हैं उनमें आपको एक तो मोटे तौर पे ये याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती ही है, क्योंकि ये कितनी बारिश वाले क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है। अब मध्य प्रदेश का अगर औसत अगर मध्य प्रदेश की बारिश देखें तो कितनी बारिश होती है, तो मध्य प्रदेश में इसी प्रकार के क्या पाए जाएंगे? वन पाए जाएंगे। अब
जैसे यहाँ पर क्लासिफिकेशन हुआ है 75 से 100 सेंटीमीटर वाला, तो यहाँ पर 50 से 75 भी बारिश होती है, तो 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125। अब जहाँ पर 50 से लेके 75 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है, वहां पर कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्की है ना, कांटेदार शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, तो कांटेदार शुष्क पर्णपाती वन होंगे। अब जहां पर वर्षा 75 से लेके कितनी हो रही है? 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर कैसे होंगे? हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय तो सब पे लगेगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और यहाँ पर देखो कौन सा आ जाएगा? आर्द्र पर्णपाती वन। इसका मतलब मध्य प्रदेश में शुष्क पर्णपाती वन भी है, आर्द्र पर्णपाती वन भी है, और कौन से वन है आपके पास? पर्णपाती वन भी है। तो मध्य प्रदेश में पहली बात तो ये कि उष्णकटिबंधीय वनों का प्रकार है शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन और पर्णपाती वन। ठीक है, इसका मतलब मध्य प्रदेश के ज्यादातर पौधे क्या करते हैं? पानी की कमी जब होती है तो पत्तों को गिरा देते हैं। अब इनमें से हम ये देखें कि कहां-कहां कौन-कौन से जिलों में ये होंगे। तो इतनी जो बारिश होती है, ये बारिश रतलाम, नीमच, दतिया, श्योपुर, भिंड, मुरैना, इस वाले बेल्ट में ज्यादातर हमें इस प्रकार के क्या मिलेंगे? वन मिलेंगे। जब हम नीचे आएंगे बैतूल में आएंगे, छतरपुर में, ठीक है, छिंदवाड़ा में, उधर हमें इस तरीके के क्या मिलेंगे? वन मिलेंगे। और आर्द्र पर्णपाती वनों में हमने देखा कि सर्वाधिक क्या पाई जाती है? जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात, सबके साथ मैंने कहा एक शब्द लगेगा, कौन सा? उष्णकटिबंधीय। कौन सा? उष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ कभी पेपर में ये सिंपल ही प्रश्न पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। कैसे? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार के क्या मिलते हैं? मध्य प्रदेश में वनों का प्रकार मिलता है। तो एक सिंपल ही प्रश्न ये बन जाता है, और इतने इतने वनों के प्रकार जो भारत को लेकर है वही इसको लेकर है। तो मध्य प्रदेश वाली बात समझ में आ गई। अब देखो सदाबहार जो वन होते हैं, ये सदाबहार वन उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां पर जो वार्षिक वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। जहां पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी वहां पर सदाबहार वन मिलेगी। अब इतनी बारिश मध्य प्रदेश में तो होती नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश में ये नहीं मिलेंगे। इतनी बारिश कहाँ होती है? इतनी बारिश होती है त्रिपुरा है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में भी सदाबहार क्या मिलते हैं? वन मिलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर सदाबहार वन सबसे ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की बात अगर हम करें तो मध्य प्रदेश में सदाबहार प्रकार वनों का देखने को नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय प्रकार देखने को मिलता है, लेकिन सदाबहार जो वन है ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और ये पूर्वोत्तर राज्यों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट में मिलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलते हैं। ठीक है, और ये जो सदाबहार वन है, इनको सदाबहार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके पास पर्याप्त मात्रा में पानी, पर्याप्त मात्रा में प्रकाश इनको मिलता है। इस वजह से इन पर हमेशा क्या रहती है? बहार रहती है, पत्तियां चौड़ी होती है, और यहाँ पर ये पत्ते ये अपने कभी भी पत्तों को गिराते। ठीक है, अब अगली बात अगर ये पूछे कि सबसे ज्यादा, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लगभग 95 से लेके 99% हिस्सा सदाबहार वनों से क्या है? घिरा हुआ है। ठीक है, और जो पूर्वोत्तर राज्यों की मैंने बात की, उन पूर्वोत्तर राज्यों में समस्त भारत के 25% वनों का संकेंद्रण पाया जाता है। जैसे कल हमने देखा कि मध्य प्रदेश में भारत के 11% वन है, वैसे ही पूरे पूर्वोत्तरी जो राज्य हैं उनमें संपूर्ण भारत के 25% क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदाबहार वनों का 95 से लेकर 99% जो एरिया है अंडमान का वो भरा हुआ है, किससे? सदाबहार वनों से। अब बात आती है किसकी? पर्वतीय वनों की। तो देखो जो पर्वतीय वन है, ये पर्वतीय वन क्या है? तो ये पर्वतों पर पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं, और इनको हाइट के आधार पर बांटा गया है 3 भागों में। एक 1500 से लेके 2500,
और 2500 से लेकर 4500 और 4500 से लेकर 4800। तो कितने मीटर की ऊंचाई तक हमें क्या होते हैं, ये वाले वन देखने को मिलते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं ये हमें 1500 मीटर तक देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमें ये वन देखने को नहीं मिलते। लेकिन 1500 से जैसे ही 2500 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, चौड़ी पत्ती वाले वन। क्या मिलेंगे, चौड़ी पत्ती वाले वन। तो चौड़ी पत्ती वाले वन उदाहरण है किसका, पर्वतीय वनों का। और ये कितनी ऊंचाई पर मिलेंगे, 1500 से लेके 2500 मीटर तक की ऊंचाई पर। और जैसे ही 2500 से 4500 पर आएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे, कोणधारी वन, कोणधारी वन। और जैसे ही ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेंगी क्या, टुंड्रा वनस्पति। तो पर्वतीय, अब अगर यहाँ से प्रश्न ऐसे आए कि कौन सा पर्वतीय वनों का उदाहरण है, कौन से पौधे पर्वतीय वन है, तो कोणधारी वन पर्वतीय वन के उदाहरण है, टुंड्रा वनस्पति पर्वतीय वन के उदाहरण है, चौड़ी पत्ती वाले वन पर्वतीय वनों के उदाहरण है। हाइट के हिसाब से देखें तो 1500 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई पर जो वन पाए जाते हैं उनको चौड़ी पत्ती वाले वन, 25 से 4500 पर जो पाए जाते हैं उनको कोणधारी वन, और 4500 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर टुंड्रा वनस्पति मिलती है। और 4800 से ऊपर जाएंगे तो वनस्पति मिलना खत्म हो जाती है। अगर ये पूछा जाए कि कितने मीटर की ऊंचाई पर वनस्पतियां नहीं मिलती, 4800 तक तो मिलेगी, लेकिन 4800 से ऊपर जाएंगे तो फिर वनस्पति मिलना बंद हो जाएगी। तो ये मध्य प्रदेश में पाए नहीं जाते, लेकिन भारत में ये पाए जाते हैं। ठीक है। अब जो पर्वतीय क्षेत्र कहाँ पर है, तो पूर्वोत्तर राज्य पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य पर्वतीय क्षेत्र है तो वहां पर ये मिलेंगे, और हिमालय क्षेत्रों में भी मिलेंगे। हिमालय में जो वनों का प्रकार पाया जाता है वो शीतोष्णकटिबंधीय क्या पाया जाता है, प्रकार पाया जाता है। अब अगर बात करें किसकी, वेलांचली की, तो ये वहां पर मिलते हैं जहां पर दलदलों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो इसीलिए इन्हें दलदली वन भी कहते हैं, या फिर दलदलों के सदाबहार वन भी इनको कहा जाता है। अनूप वन कहा जाता है, वेलांचली वन कहा जाता है, दलदली क्षेत्रों के सदाबहार वन कहा जाता है, दलदली वन भी कहा जाता है, और मैक्रो वनस्पति भी कहा जाता है। तो हम ये देखें कि ये वाले जो वन है ये ज्यादातर वहां मिलते हैं जहां पर पानी क्या हो चुका है, रुक चुका है। जैसे सुंदरवन डेल्टा, वहां पर सबसे ज्यादा मैक्रो वनस्पति मिलती है। दूसरे नंबर पर गुजरात में कच्छ की खाड़ी में मिलती है, खंबात की खाड़ी में मिलती है, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में, पश्चिम बंगाल के किसमें, सुंदरवन डेल्टा में। ठीक है, हमें ये देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा उड़ीसा में भी देखने को मिलते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि मैक्रो वनस्पति सबसे ज्यादा कहाँ, तो सबसे ज्यादा मैक्रो वनस्पति कहाँ पाई जाती है, सुंदरवन डेल्टा में। और इसमें जो सुंदरी वृक्ष है वो उदाहरण है किसके, अनूप वन के, इसीलिए उसको सुंदरवन क्या कहा जाता है, डेल्टा, क्योंकि उसमें सुंदरी वृक्षों की क्या है, अधिकता है। इसी वजह से उसको कहा जाता है क्या, सुंदरवन डेल्टा। और मरुस्थलीय वनों की अगर बात करें तो ये वहां पर पाए जाते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर या इससे कम। तो ये वाले जो मिलते हैं इनमें कटीले वन होते हैं कैक्टस प्रकार के, और ये राजस्थान में मिलते हैं मैक्सिमम। और इसके अलावा ये पंजाब के दक्षिणी हिस्से में भी मरुस्थलीय वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, भारत के वनों के प्रकार की। 5 प्रकार से इनको बांटा गया है, जिनमें हमने जलवायु के आधार पर ये देख लिया। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो सदाबहार वन थे, जिस तरीके से इनको बांटा गया, इनको उष्णकटिबंधीय को, वैसे ही सदाबहार वनों का भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो वो क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वो, और एक वो क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से थोड़ी सी कम लेकिन 175 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। तो इस आधार पर सदाबहार वन भी क्या हो जाते हैं, 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक को कहा जाता है क्या, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और एक होते हैं कैसे, अर्ध सदाबहार वन। अर्ध सदाबहार वन वो होते हैं जो 200 सेंटीमीटर से अपेक्षाकृत
कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन 175 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में, ठीक है। और सदाबहार वो होते हैं जो 200 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाए, ठीक है। तो अर्ध सदाबहार के भी 2 प्रकार हैं और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती के भी 2 प्रकार हैं। अब एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि अर्ध पर्णपाती वन किन किन वनों के बीच की स्थिति है, तो शुष्क पर्णपाती वन और अर्ध सदाबहार वनों के बीच पाए जाते हैं क्या, आर्द्र पर्णपाती वन। और अगर ये पूछे कि अर्ध पर्णपाती वन, तो सदाबहार वन और आर्द्र पर्णपाती वन के बीच की स्थिति है अर्ध सदाबहार वन, ठीक है। तो ये अर्ध सदाबहार वन कभी कभी बीच की स्थिति पूछ लेते हैं कि अर्ध पर्णपाती वन किन वनों का मिश्रित रूप है, तो हम कहेंगे कि इसमें अर्ध क्या होते हैं, सदाबहार वन होते हैं, और शुष्क पर्णपाती वन के बीच में जो वनों की स्थिति होती है उसी को कहा जाता है अर्ध पर्णपाती वन। और अगर अर्ध सदाबहार की बात करें तो सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती के बीच की स्थिति होती है अर्ध सदाबहार, ठीक है। तो ये बात हो गई किसके आधार पर, जलवायु के आधार पर। यहाँ से ये प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन, तो मानसूनी प्रकार के वन है, और ये शुष्क पर्णपाती वनों का क्या प्रकार है, क्योंकि वार्षिक वर्षा इतनी ही होती है, ठीक है। मैं से मिटा दूं। तो अब है काय के आधार पर, तो अगला है काय के आधार पर, प्रशासनिक दृष्टि के आधार पर, मतलब प्रशासन के आधार पर। क्यों, क्योंकि हमने ये देखा कि जो वन है ये वन समवर्ती सूची का क्या है, विषय है। और अगर समवर्ती सूची का ये विषय है तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें क्या बनाएंगी, नियम बनाएंगी। तो देखो जो आरक्षित वन होते हैं, इन आरक्षित वनों में और संरक्षित वनों में केवल इतना सा अंतर होता है, देखो घूमने फिरने की इसमें आजादी नहीं है, पशुचारण की आजादी नहीं है, ठीक है। आप इसमें से किसी भी वस्तु को, किसी भी जीव जंतु के किसी भी शरीर के अंग को ले जा नहीं सकते, गैर कानूनी गैर जमानती क्या है, ये अपराध है, ठीक है। काय में आरक्षित वनों में। संरक्षित वन में बस केवल इतना हो जाता है, जो स्थानीय निवासी होते हैं वो अनुमति ले सकते हैं जलाऊ लकड़ी के लिए या किसी काम के लिए, तो इसमें एक निश्चित एरिया क्या दे दिया जाएगा, अनुमानित मतलब अनुमति दे दी जाएगी कि इस निश्चित एरिया से आप अपने लिए उपयोग की लकड़ी ले सकते हैं या कोई भी जो आपकी जरूरतें हैं। तो आरक्षित और संरक्षित वन वो वन होते हैं जिन पर क्या होता है, जिनमें किसी भी प्रकार के घूमने फिरने पशुचारण की व्यवस्था नहीं होती। इसके कानून थोड़े सख्त होते हैं, इसके कानून थोड़े लचीले होते हैं, और ये लोग होते हैं जिनका वर्गीकरण किया ही नहीं है सरकार के पास, ठीक है। तो अगर हम ये देखें इस आधार पर कि क्या ये वर्गीकरण सिर्फ भारत में है या मध्य प्रदेश में भी है, तो ये दोनों में है, मध्य प्रदेश में भी है और भारत में भी है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो वनों का प्रकार है कौन सा, भारत में जो आरक्षित वन है वो कितने प्रतिशत है, तो देखो भारत में आरक्षित वनों का जो परसेंट है वो कितना है, 53, ठीक है। भारत में जो संरक्षित वनों का है वो 29, और जो अवर्गीकृत जो शेष बचेंगे कितने बच रहे हैं, 18% क्या है, अवर्गीकृत वन है, किसमें, भारत में, ठीक है। तो देखो जब भारत की बात आए कि भारत में कितने प्रतिशत वन क्या नाम से आरक्षित है, तो 53%। कितने प्रतिशत भारत में संरक्षित है, तो 29%। कितने प्रतिशत भारत में अवर्गीकृत है, तो 18%। यही बात अगर मध्य प्रदेश में पूछ ले तो मध्य प्रदेश में जो आरक्षित वनों का प्रतिशत है वो कितना है, 65%। संरक्षित वनों का जो प्रतिशत है वो कितना है, 33%। और अवर्गीकृत का जो प्रतिशत है वो कितना है, 2%, ठीक है। मतलब मध्य प्रदेश में 65% आरक्षित वन है, 33% संरक्षित वन है, 2% अवर्गीकृत वन है। भारत में 53% संरक्षित आरक्षित वन है, 29% संरक्षित वन है, 18% अवर्गीकृत वन है, ठीक है। अब यहाँ से कभी कभी पेपर में ये पूछ लेते हैं कि सबसे ज्यादा संरक्षित और सबसे ज्यादा आरक्षित वन मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो सबसे ज्यादा जो आरक्षित वन है वो काय में है, खंडवा में,
और इसके बाद जो सबसे कम है वो किसमें है? छतरपुर में। ठीक है, तो छतरपुर में सबसे कम आरक्षित वन है और खंडवा में सबसे ज्यादा आरक्षित वन है। और अगर संरक्षित की पूछे तो पहले इंदौर था, आपके नोट्स में इंदौर है। ठीक है, अब हो गया है राजगढ़। क्या? राजगढ़। रिपोर्ट कहती है कि 100% वन क्या हो चुके हैं? संरक्षित हो चुके हैं राजगढ़ में। और उज्जैन हो गया है अब सबसे कम। ठीक है, तो ये लिख लेना अब। और अगर ऑप्शन में राजगढ़ नहीं है तो वही लगाना जो नोट्स में लिखा है। ठीक है, तो राजगढ़ में सबसे ज्यादा अब क्या है? संरक्षित वन है। और उज्जैन में सबसे कम क्या है? संरक्षित वनों का प्रकार है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई क्या कि मध्य प्रदेश और भारत का, मध्य प्रदेश में इतने, भारत में इतने, और उस जिले में सबसे ज्यादा आरक्षित, छतरपुर में सबसे कम 33%, राजगढ़ में और उज्जैन में सबसे कम है क्या? आपके संरक्षित। ठीक है, तो ये हो गया काय के आधार पर? प्रशासन के आधार पर। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दूं। अब देखो, अब हमें सिर्फ मध्य प्रदेश को पढ़ना है, इसके बाद भारत की तुलना अब नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, तो मध्य प्रदेश में एक तो जलवायु के आधार पर पढ़ लिया, एक प्रशासन के आधार पर पढ़ लिया। अब प्रादेशिक आधार पर भी, भौगोलिक आधार पर भी वनों का वर्गीकरण किया गया है। तो तीन काय में वन पेटियों में विभाजित किया गया है पूरे मध्य प्रदेश को। वन पेटियों में कितनी वन पेटी? 3 वन पेटियों में विभाजित किया गया है मध्य प्रदेश को। तो देखो, एक जो वन पेटी है वो कौन सी है? विंध्य कैमूर वन पेटी। दूसरी जो वन पेटी है वो कौन सी है? शिवपुरी मुरैना वन पेटी। और तीसरी है नर्मदा घाटी वन पेटी। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि पूरे मध्य प्रदेश को कितनी वन पेटियों में विभाजित किया गया है, तो 3 वन पेटियों में विभाजित किया गया है। विंध्य कैमूर पेटी में सबसे ज्यादा कैसे वन मिलते हैं? विरल वन मिलते हैं। सबसे ज्यादा विरल वन किस में मिलते हैं? विंध्य कैमूर पेटी में। और ये देखो, ये तो स्पष्ट है, शिवपुरी मुरैना। तो इसमें ज्यादातर कैसे मिलेंगे? यहाँ पर वर्षा कम होती है ना, तो यहाँ पर हमें कांटेदार मिलेंगे, आया ना, तो यहाँ पर कांटेदार वनस्पति मिलेगी। और ये वाला जो है, इसमें सतपुड़ा वाला बेल्ट आता है प्लस बघेलखंड वाला बेल्ट आता है। ठीक है, मतलब ये जो नर्मदा घाटी जो वन पेटी है वो सतपुड़ा बघेलखंड तक फैली है, ये दमोह कटनी तक फैली है, और ये शिवपुरी मुरैना में फैली है। और इसमें कांटेदार क्या मिलते हैं? पौधे मिलते हैं। ठीक है, तो वन पेटियों की अगर बात करें कि मध्य प्रदेश की वन पेटियां कितनी वन पेटियों में विभाजित किया गया है, तो मध्य प्रदेश को 3 वन पेटियों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगला देखो, इसको बेटा, अब यहाँ से प्रश्न ऐसे आएगा कि सबसे ज्यादा विरल वन मध्य प्रदेश की किस वन पेटी में, या फिर आए के कांटेदार किस वन पेटी में, या फिर आए के थोड़े से क्या नाम है, नर्मदा जो वन पेटी है वो कहां तक विस्तृत है? तो सतपुड़ा। और अब देखो, अब प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इसके आधार पर भी 3 भागों में मध्य प्रदेश के वनों को विभाजित किया गया है। ठीक है, तो देखो वो 3 कौन कौन से हैं? एक तो है सागौन के वन, एक कौन से है? सागौन के वन। एक कौन से हैं? कौन से? साल के वन। और एक कौन से हैं? मिश्रित वन। तो सबसे ज्यादा जो मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं? सागौन के वन। संपूर्ण भारत के 41% भारत में सागौन के वन है। संपूर्ण भारत के 50% भारत में क्या है? साल के वन है। ठीक है, तो और अगर मध्य प्रदेश के कुल एरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश के कुल एरिया का 19.3 मतलब 19.36% क्या पाए जाते हैं? सागौन के वन पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत? ठीक है, और अगर साल की बात करें तो अब ये एरिया बढ़ गया है 16.5
4%। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के 16.54% क्षेत्रफल पर क्या मिलते हैं? साल के वन, सागौन के वन और सबसे कम जो है वो कौन से हैं? मिश्रित। सबसे कम कौन से वनों का प्रकार है? मिश्रित। अगर ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन से वन है, तो सागौन के वन है, फिर साल के और सबसे कम मिश्रित। सागौन के जो वन है ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? होशंगाबाद की कौन सी? पूरी घाटी में। ठीक है, होशंगाबाद की पूरी घाटी में सबसे ज्यादा ये वाले वन, सागौन के वन देखने को मिलते हैं। और साल के वनों का कभी कभी उपयोग पूछ लेते हैं, तो रेल के जो स्लीपर बनते हैं वो स्लीपर बनाने में साल के वनों का क्या, साल की लकड़ी का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जो सागौन के वन है इसका नाम है टिक्टोना अरेंडिस, लिखा है ना, टिक्टोना उसको लिख लेना ग्रैंडिस। ठीक है, और सूर्या रोबस्टा लिख लेना, वनस्पतिक नाम है किसका? साल का। साल का वानस्पतिक नाम है सूर्या रोबस्टा और इसका नाम है टिक्टोना अरेंडिस ग्रैंडिस। ठीक है, तो ये इसका नाम लिख लेना, वानस्पतिक नाम पूछ ले अगर तो। साल का बताया शौर्या रोबस्टा, शौर्या रोबस्टा। हाँ, तो शौर्या रोबस्टा, शौर्या रोबस्टा। ठीक है, ये बात हो गई काय के आधार पर? प्रजाति के आधार पर। ठीक है, अब मिटा दूं? तो देखो, हमने मध्य प्रदेश में प्रजाति के आधार पर, मध्य प्रदेश में प्रशासन के आधार पर, मध्य प्रदेश में प्रादेशिक स्थिति के आधार पर, तो मध्य प्रदेश में प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण देख लिया। यहीं से पेपर में प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो अनुसंधान संस्थान बताए थे उनको भी देख लेना। ठीक है, सारे के सारे याद कर लेना। 2005 में मध्य प्रदेश में इको आएगी, 2005 में एक इको पर्यटन की क्या की गई? स्थापना की गई। इको पर्यटन की गई, स्थापना की गई कब? 2005 में। ठीक है, ये बात और याद रख लेना। ठीक है, कल मैंने अनुसंधान बताई दिए थे मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं, कौन से क्या नाम से, इसमें जो मध्य प्रदेश में जितने भी वनों से संबंधित अनुसंधान है उनकी चर्चा अपन ने कल कर ली थी, और भारत में भी कौन कौन से हैं उनकी भी चर्चा आपने कल कर ली थी। ठीक है, और जो अपना जबलपुर है, इस जबलपुर को कहा जाता है आम जिला। ठीक है, आम जिला। और जो आपका पन्ना है इसको कहा जाता है क्या? आंवला जिला घोषित किया गया है। ठीक है, ठीक है, और संजीवनी जो क्या नाम से आपका जो संजीवनी विभाग है वो कहां पर है? भोपाल में स्थित है। ठीक है, और ये बता दिया था कि विश्व बांस सम्मेलन देश का पहला 2016 में इंदौर में क्या हुआ? आयोजित हुआ। ठीक है, ये कुछ नई बातें थी। बाकी अब आपका पूरा भारत का और मध्य प्रदेश का वन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है।